अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ ही देर में एम्बुलेंस जहांगीर के घर पहुंच गई। कुछ वार्ड बॉयज ने मेडिकल स्टाफ जिम्मी के कमरे में आए और जिम्मी को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाने लगे। जिम्मी के माँ बाप भी उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस तक गए। जैसे ही हॉस्पिटल का स्टाफ जिम्मी को एम्बुलेंस में डालकर ले जाने लगे, जिम्मी के माँ बाप और जिम्मी की आया एक कार में बैठकर एम्बुलेंस के पीछे जाने लगे। लगातार रो रही फातिमा को अचानक ही याद आया कि अनिका को उन्होंने पीछे ही छोड़ दिया था। जहांगीर ने फातिमा को समझाते हुए कहा, इस वक्त उस लड़की को जाने दो। अगर हमारे बेटे को कुछ भी हुआ तो वह दुनिया के किसी भी कोने में छुपी होगी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। और फिर हमें पता है कि वह मल्होत्रा परिवार के साथ रहती है। रोती हुई फातिमा ने जहांगीर से कहा, यह सब कुछ सिर्फ उसी औरत की वजह से हुआ है। बस किसी तरह जिम्मी को ठीक हो जाए, उसके बाद उस स्कूल में उसकी बच्ची को रहना और उसका दिल्ली में रहना मैं मुश्किल कर दूंगी। हॉस्पिटल पहुंचने पर एक नर्स ने जिम्मी को अटेंड कर रहे डॉक्टर से कहा, सर, हम जब बच्चे को लेने उसके घर गए थे तब ऑलरेडी एक मेडिकल प्रोफेशनल उसकी ट्रीटमेंट कर रही थी। उसने बताया कि उसने एक दवाई लेकर बच्चे के बुखार को कंट्रोल में ला दिया है और यह भी कहा है कि हॉस्पिटल पहुंचते ही इमीडिएटली बच्चे को लुम्बर पंचर की ट्रीटमेंट दी जाए। नर्स की यह बात सुनते ही डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट से कहा, एक काम करो, सीटी स्कैन और ब्रेन एमआरआई अभी होल्ड पर रखो। जब तक रिपोर्ट आएंगे तब तक शायद बहुत देर हो जाएंगी, इसलिए इमीडिएटली लुम्बर पंचर ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले आओ। हम इसी वक्त इसे लुम्बर पंचर की ट्रीटमेंट देंगे। ऑपरेशन थिएटर में कम से कम 4 या 5 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर अपना पसीना पोंछते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। डॉक्टर को देखते ही रात भर ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठे जिम्मी के माँ बाप दौड़कर डॉक्टर के पास आए। जहांगीर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? डॉक्टर ने जहांगीर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, मुझे एक बात बताइए, इसे कौन सी टेबलेट दी गई थी? इस बात पर फातिमा ने रोते हुए जहांगीर से कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, उसे किसी भी तरह दूर रखो जिम्मी से। मुझे पक्का यकीन है कि उस दवाई में जरूर उसने ऐसा कुछ मिलाया था जिससे हमारे जिम्मी को ऐसी हालत हो गई। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए फातिमा से कहा, अरे नहीं नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि जिम्मी की इतना हाई फीवर इतनी जल्दी कंट्रोल में कैसे आ गया। अगर उसका फीवर कंट्रोल में नहीं आया होता तो पता नहीं बच्चे के साथ क्या हो जाता। डॉक्टर की इस बात का जवाब देते हुए फातिमा ने कहा, मगर जिम्मी की यह हालत भी उसी औरत की वजह से हुई है। पता नहीं उस औरत ने क्या जादू टोना किया था मेरे बच्चे पर। अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसके साथ यह सब कुछ हो गया। डॉक्टर ने जहांगीर और फातिमा को पास वाले बेंच पर बिठाया और बड़े ही आराम से उन्हें समझाते हुए कहा, देखो, आपके बच्चे को एक्टिव मैनेजमेंट की बीमारी थी। ये बीमारी कभी अचानक नहीं होती। यूँ कहो कि काफी अरसे से आपके बेटे के अंदर यह बीमारी थी, बस प्रॉपर डायग्नोसिस ना होने के कारण इस बीमारी का पता नहीं चल रहा था। थैंक गॉड, जिसने भी जिम्मी की इनिशियल ट्रीटमेंट की थी उसने इस बात को नोटिस किया और हम तक पहुंचाई ठीक वक्त पर। अगर उसे लुम्बर पंचर की ट्रीटमेंट नहीं दी जाती तो शायद अब तक हमने जिम्मी को खो दिया होता। मैं हैरान हूँ कि ऐसी कौन सी दवा जिम्मी को दी गई थी कि हॉस्पिटल आते आते जिम्मी के कंडीशन में इतना सुधार आ गया था। यूँ कहो कि जिम्मी को जो इनिशियल ट्रीटमेंट मिली थी उसी की वजह से आज उनकी जान बच पाई है। मल्होत्रा हाउस। अगले दिन सुबह मल्होत्रा हाउस में अनिका रोज की तरह 12 बजे तक अपने बिस्तर पर सोई थी। वैसे भी पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अनिका रात को काफी देर से घर लौटी थी। तभी अचानक मल्होत्रा हाउस में मेन गेट पर जोर जोर से दरवाजा ठोकने की आवाज आने लगी। इस आवाज से अनिका की आंखें खुल गई। अनिका जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि क्रिस अपने कमरे से बाहर निकलकर तेजी से सीढ़ियां उतरकर मेन दरवाजा खोलने जा रहा था। दरवाजा ठोकने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि घर में बैठे लोग जैसे अर्थक्वेक के झटके महसूस होने लगे थे।
ऐसा लग रहा था कि काफी सारे लोग मजबूती से दरवाजा जोर जोर से पीट रहे थे। जैसे ही क्रिस ने दरवाजा खोला, सामने खड़े जहांगीर को देखकर वह चौंक गया। जहांगीर की हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी, उसका 7 फुट का कद और मस्क्यूलर बाइसेप्स देखकर वैसे ही कोई सीधा साधा इंसान डर जाता था। जहांगीर को इस तरह अपने घर में देखकर क्रिस के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आने लगा। शोर शराबे की वजह से अपने कमरे से नानी माँ भी बाहर आ गई और क्रिस से पूछने लगी, आखिर हो क्या रहा है इस घर में। क्रिस ने अपनी आवाज दबाते हुए जहांगीर से कहा, भाई आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा था कि मेरी फैमिली को इस झमेले से दूर रखिए। जो कुछ भी है वह मेरे और आपके बीच में है। प्लीज मेरे फैमिली को इसमें मत घसीटिए। जहांगीर ने अपना हाथ ऊपर करते हुए क्रिस को चुप रहने का इशारा किया। जहांगीर धीरे से मनहोत्रा हाउस के अंदर दाखिल हुआ और गौर से बंगलों को चारों तरफ से देखने लगा। फिर धीमी आवाज में जहांगीर ने फिर से पूछा, अनिका गुलेरिया घर पर है। जहांगीर के मुंह से अनिका का नाम सुनते ही क्रिस ने जहांगीर से कहा, देखिए भाई, जाने दीजिए उसे। वो एक सीधी सादी लड़की है। अगर आपको किसी बात का बदला लेना है तो मुझसे लीजिए। आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे दीजिए, मगर उसे छोड़ दीजिए। क्रिस की यह बात सुनते ही अचानक जहांगीर की हंसी निकल गई। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए क्रिस से पूछा, सीधी सादी लड़की, क्या तुम अपनी बहन को सीधी सादी समझते हो। जहांगीर के गुंडे ने जहांगीर को बताया था कि किस तरह एक अकेली लड़की ने 6-7 गुंडे को पीट पीट कर पछाड़ दिया था। तभी जहांगीर की नजर ऊपर खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका अब्बासी लेते हुए जहांगीर और उसके आदमियों को देख रही थी। धीरे से जहांगीर सीढ़ियां चढ़कर अनिका के पास जाने लगा। क्रिस ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर जहांगीर के आदमियों ने क्रिस का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। जैसे ही जहांगीर अनिका के पास पहुंचा, जहांगीर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अनिका से कहा, थैंक यू वेरी मच। आपका एहसान मानने के लिए मेरे पास ना तो शब्द बचे हैं। जहांगीर को अनिका के साथ इस तरह का बात करते हुए देखकर क्रिस शॉक हो गया था। जो जहांगीर कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, आज अनिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। जहांगीर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, आज अगर मेरा बेटा जिम्मी जिंदा है तो सिर्फ आपकी वजह से। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे और फातिमा को सब कुछ समझाया कि किस तरह पिछले कई महीनों से जिम्मी बीमारी का शिकार था, मगर वह ठीक तरह से अपने सिस्टम बता नहीं पा रहा था। अगर आप ना होती तो आज जिम्मी जिंदा नहीं होता। फातिमा खुद यहाँ आकर तुमसे पाँव पकड़कर तुमसे माफी मांगना चाहती थी। तुमसे उसे फोन करने की कोशिश की, मगर वह तुम्हारी बात समझ नहीं पाई। फिलहाल वह जिम्मी के साथ हॉस्पिटल में है। जल्दी तुमसे मिलेगी और तुमसे माफी मांगेगी। अनिका ने राहत की सांसें लेते हुए जहांगीर से कहा, चलो थैंक गॉड जिम्मी इस सेफ है। जब अनिका ने जहांगीर से यह कहा, आर्यन रिया की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बेडरूम से बाहर आया। आर्यन को देखते ही अनिका ने जहांगीर से कहा, मिस्टर जहांगीर, क्या आप स्कूल वालों से कहकर रिया का स्कूल सस्पेंड हटा सकते हैं। इस बात पर बेहद शर्मिंदा महसूस करते हुए जहांगीर ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं मिस अनिका। मैंने कहा ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रिया बेटा, आप बिना डरे स्कूल जाओ और मैं आगे से जिम्मी से कह दूंगा कि अगर स्कूल में आपको कोई परेशान करे तो मुझसे आकर कहे। मैं अच्छी तरह से उनकी खबर लूंगा। और मिस अनिका, आगे से रिया की स्कूल की फीस भी मैं ही चुकाऊंगा। मैं जानता हूँ कि बेटे की जान के बदले यह कुछ भी नहीं, मगर वह क्या है ना, आजकल अंडरवर्ल्ड में बहुत मंदी चल रही है। जहांगीर ने जोक करके वातावरण हल्का करने की कोशिश की थी, मगर अनिका ने जहांगीर की बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, देखिए जहांगीर जी, यह सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात में घर बहुत लेट आई थी, इसलिए अभी भी मेरी नींद बाकी है। यह कहकर अनिका अपने बेडरूम में चली गई। आर्यन अपना स्कूल बैग लेकर ड्राइवर के साथ स्कूल चला गया। अनिका का इस तरह का एटीट्यूड देखकर जहांगीर और क्रिस दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर जहांगीर नीचे खड़े क्रिस के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, देखो क्रिस, रेस ठीक 5 दिन बाद है और इतने कम
नोटिस में रेस को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। और तुम तो जानते ही हो, अगर तुम यह रेस हार गए तो तुम्हें 8 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। देखो, तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं कोशिश करता हूँ कि कार्तिक को किसी तरह तुम्हारी जगह इस रेस में उतरने के लिए कन्विंस करूँ, लेकिन इतना याद रखना, अगर कार्तिक नहीं माना और तुम यह रेस हार गए तो इन्वेस्ट को तुम्हें 8 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। तुम्हारी जान की सिक्योरिटी मैं देता हूँ। चाहे रेस का रिजल्ट जो भी हो, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। यह कहकर जहांगीर मल्होत्रा हाउस से अपने आदमियों के साथ निकल गया। अभी भी क्रिस है अपनी हैरानी से बाहर नहीं गया था। अपने बेडरूम में जाने से पहले क्रिस ने एक बार अनिका के बेडरूम की तरफ देखा। क्रिस को पता था कि उसकी कजन बहन एक डॉक्टर थी, मगर वह यह नहीं जानता था कि वह इतनी स्किल्ड डॉक्टर थी कि वह किसी पेशेंट को इस तरह मौत के मुंह से बाहर निकाल सकती थी। क्रिस ने एक बार यह भी सोचा कि अगर अनिका जहांगीर के बेटे का इलाज कर सकती थी तो वह शायद उसके पैरों की एड़ी में लगी चोट का भी इलाज कर सकती थी। क्रिस अपनी बहन अनिका के साथ ट्रीटमेंट की बातें करने के बारे में सोच रहा था कि उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर अनिका उसका ट्रीटमेंट कर भी सकती थी तो उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह 5 दिन में होने वाली रेस के पहले उसे ठीक कर सके। क्रिस ने सोचा कि वह रेस के बाद ही अनिका से अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात करेगा। अपने बेडरूम में जाते ही क्रिस होने वाली रेस के बारे में सोचने लगा। क्रिस के पास बस 2 ही रास्ते थे, या तो वह खुद इस हालत में रेस लड़े और हारने का रिस्क ले, या तो किसी तरह कार्तिक को कन्विंस करने की वह उसकी जगह रेस में हिस्सा ले। मारवा हाउस में चिराग मेहता क्रिस की स्पोर्ट कार लेकर दाखिल हुआ। पहले से बाहर खड़े रिया ने जब स्पोर्ट कार को देखा तो खुशी से रिया ने अपने हाथ हवा में उछाल दिए। जैसे ही कार रिया के सामने आकर रुकी, रिया ने बड़ी बड़ी आंखों से कार को अच्छी तरह देखा, फिर अपने नन्हे से हाथ कार को लगाकर रिया कार के चारों तरफ घूमने लगी। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नन्ही सी बच्ची के सामने किसी ने चॉकलेट का पूरा पहाड़ रख दिया हो। कार के मशीन या ड्राइवर टेक्निक्स के बारे में रिया कुछ भी नहीं जानती थी, मगर रिया ने जब से लतिका की कार देखी थी तब से रिया को बस वैसी ही कार अपने लिए चाहिए थी। बाहर उतरकर चिराग मेहता ने रिया से पूछा, आर्यन बेटा, कैसी लगी तुम्हें यह कार? रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछलते हुए कहा, बहुत अच्छी है यह, मगर मुझे रेड कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। हम इसका कलर चेंज कर देंगे। इस बात पर मुस्कुराते हुए चिराग मेहता ने कहा, जरूर बेटा, तुम्हारा जो भी फेवरेट कलर है वह मुझे बता दो, मैं इस कार को रिपेंट करवा दूंगा। चिराग मेहता ने सोचा कि आर्यन शायद ब्लू या ब्लैक कलर पसंद करेगा, मगर चिराग मेहता हैरान रह गया जब नन्ही सी रिया ने कहा, एक काम करना, कल इसे पिंक कलर से पेंट करवा देना। पिंक कलर इज माय फेवरेट कलर। आर्यन की कलर चॉइस सुनकर चिराग मेहता हैरान रह गया। नन्ही सी रिया अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए पास खड़े रोहित के पास गई और कहने लगी, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं। आपकी गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आई। चिराग मेहता ने रोहित के पास आकर कहा, सर, आर्यन बाबा चाहते हैं कि मैं इस कार को पिंक कलर से पेंट करवा दूं। क्या आपको लगता है कि इससे पहले कि चिराग मेहता अपनी बात पूरी कर सकता, रोहित ने चिराग मेहता की बात टालते हुए कहा, जो कहा है वह कर दो, इस कार को पिंक कलर से रिपेंट करवा दो। रोहित ने नन्ही रिया को अपने हाथों में उठा लिया। रिया के चेहरे की मुस्कान देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे आज रोहित ने दुनिया में सबसे अच्छी डील साइन की थी। रोहित रिया को लेकर अंदर जाने लगा। कंफ्यूज चिराग मेहता अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर कार को देखने लगा। रिया खुद नहीं जानती थी कि ये कार क्रिस की है, लेकिन रिया को क्रिस मामा की कार की याद आई, जो बिल्कुल रिया के कार जैसी दिखती थी। और नन्ही सी रिया ने धीमी आवाज में रोहित के कानों में कहा, क्या क्रिस मामा को कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है? डैड, आप क्रिस मामा की हेल्प जरूर करना।
वह बाहर से रफ एंड डफ दिखते हैं मगर अंदर से बहुत सॉफ्ट और अच्छे हैं। अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए रोहित ने चिराग मेहता से कहा, अभी जो कार रेसिंग होने वाली है उसकी 2 टिकट मंगवा देना। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही रिया ने फिर से अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, यू थैंक यू डैड, इन द वर्ल्ड बेस्ट माय डैड। जिम्मी को हॉस्पिटल से घर आए 2 दिन हो चुके थे। जिम्मी अभी भी स्कूल नहीं आया था। जब आर्यन स्कूल पहुंचा तो बाकी बच्चे आर्यन के लिए बेहद टेंशन में थे। बच्चे अभी भी उस टाइगर के बारे में बातें कर रहे थे जो जिम्मी के घर पर था। बच्चों को यह डर था कि जिम्मी के पेरेंट्स रिया को उस टाइगर के सामने फेंक देंगे और टाइगर रिया को खा जाएगा। बच्चों के मन में रिया के लिए प्यार देखकर आर्यन अपनी बहन पर प्राउड फील हो रहा था। वो किसी तरह बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक है और वो लोग जो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं होने वाला था। तभी आर्यन की नजर नन्ही सी पिंकी पर पड़ी। पिंकी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे रिया को लेकर बहुत ज्यादा चिंता थी। टाइगर वाली बात पिंकी को अंदर अंदर बहुत डरा रही थी। आर्यन ने पिंकी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पिंकी तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी मम्मी और टाइगर फ्रेंड हो गए हैं। यह बात सुनते ही बाकी बच्चे बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को देखने लगे। सारे बच्चे जब खामोशी से आर्यन को देख रहे थे तभी अचानक क्लास के अंदर सीनियर क्लास के कुछ बच्चे आए। उनमें से सबसे लंबे बच्चे ने आर्यन के आसपास खड़े बच्चे को पीछे धकेलते हुए आर्यन से पूछा, क्या तुम रिया ही हो जिसने जिम्मी का मजाक उड़ाया था? हैरान आर्यन अपनी सीट से खड़ा हो गया और अपनी हाइट से लगभग दुगनी हाइट के उस लड़के को देखकर कहने लगा, नहीं, मैंने जिम्मी का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने तो उसे बस। इससे पहले कि आर्यन बात पूरी करता उस लड़के ने आर्यन की पीठ थपथपा कर कहा, वेल डन लिटिल गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी वजह से वह जिम्मी इतना डर गया कि वह यही सबके सामने छोटी बच्ची की तरह रोने लगा था। और तो और उसे हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा। उस लड़के की बात सुनकर उसके साथ उनके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। फिर उस लड़के ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम मेरे गैंग में हो। स्कूल में किसी से भी नहीं डरना। तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें मेरे गैंग में मेरा वफादार बनकर रहना होगा। आर्यन ने उस लड़के का हाथ झटकते हुए कहा, मुझे किसी गैंग में शामिल नहीं होना है। आर्यन का जवाब सुनते ही उस लड़के ने आर्यन की डेस्क पर बैठकर कहा, डरती क्यों हो रिया? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। इनफैक्ट मेरे पापा कौन है? मेरे पापा जिम्मी के पापा से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूँ समझ लो कि जिम्मी के पापा जितने पावरफुल है ऐसे 10 पावरफुल लोगों को मिला दो तो भी मेरे पापा जितना पावरफुल नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा ऑफिसर भी मेरे पापा को रुककर सलाम करता है। दिल्ली में अगर कोई क्रिकेट मैच हो तो सबसे पहले इनविटेशन हमारे घर पर आता है। हम फिल्म स्टार के साथ, हर क्रिकेटर के साथ मेरी फोटो है। पूछ लो मेरे गैंग मेंबर से। पीछे खड़े सीनियर क्लास के बच्चों में अपना शरीर हिलाने लगे। उस बच्चे ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पापा का नाम रघुवीर शेखावत और मेरा नाम अर्जुन शेखावत। यह दोनों ऐसे नाम है जिनका सहारा लेकर तुम स्कूल में तो क्या पूरी दिल्ली में अपना कोई भी काम आसानी से निकाल सकते हो। जिम्मी के पापा और मेरे पापा दुश्मन है। इस तरह से जिम्मी मेरा दुश्मन हुआ। अब तुमने जिम्मी को अच्छा सबक सिखाया है तो जिम्मी तुम्हारा दुश्मन हो गया और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब तक इतना तो समझ चुकी होगी तुम, जो आज से तुम मेरे गैंग मेंबर हो। हैरान आर्यन ने अपने से दुगनी हाइट के अर्जुन को देखकर कहा, ना तो जिम्मी मेरा दुश्मन है और ना ही मुझे तुम्हारे गैंग में शामिल होना है। प्लीज आप लोग चले जाइए यहाँ से। आर्यन की यह बात सुनते ही अर्जुन गुस्से से बेंच से खड़ा हो गया और आर्यन का कॉलर पकड़कर कहने लगा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, समझी? और यह मत सोचना कि तुम छोटी सी बच्ची हो तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर मेरा कहा नहीं माना तो याद रखना, ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम
हंसती हुई कम और रोती हुई ज्यादा दिखाई देगी। अर्जुन ने पीछे खड़े उसके साथी इस बात पर फिर से हंसने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों को इस तरह हंसते हुए देखकर नन्ही से पिंकी ने आगे आकर अपनी आवाज ऊंची करते हुए अर्जुन और उसके दोस्तों से कहा, उसने कहा ना उसे तुम्हारी गैंग की मेंबर नहीं बनना, परेशान मत करो उसे और चले जाओ यहाँ से। पिंकी की बात सुनते ही अर्जुन ने पिंकी से कहा, देखो पिंकी, मेरे पापा ने कहा है कि तुम्हारे पापा आकाश गुलेरिया शहर के बहुत बड़े आदमी है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान ना करूं। मगर अब तो तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया है। कुछ ही दिनों में वह दूसरी शादी करेंगे। दूसरी शादी से उन्हें बच्चे होंगे, तब वह तुम्हें भी भूल जाएंगे। याद रखना, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हारे डैड की इज्जत करता हूँ, मगर इसका मतलब यह नहीं कि स्कूल के बाकी सारे बच्चे भी मुझ पर रोब जमाने लगे, क्योंकि बाकी सारे बच्चे के डैडीज को मेरे डैडी ऐसा पंच मारेंगे कि वो याद रखेंगे। और फिर इस रिया के तो डैडी ही नहीं है। यह बात कहते ही अर्जुन और उसके साथी हंसने लगे। आर्यन चाहता तो अर्जुन को इस बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, मगर आर्यन को किसी भी तरह अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी थी। तभी धीमी आवाज में पिंकी ने अर्जुन और उसके साथियों से कहा, कौन कहता है कि रिया के डैडी नहीं है? उसके डैडी है और उनका नाम है रोहित मारवा। पिंकी के मुंह से रिया के डैडी का नाम सुनते ही क्लासरूम में मौजूद सारे बच्चे शॉक हो गए। यहाँ तक कि अर्जुन खुद पिंकी की बात सुनकर चौंक गया था। अर्जुन ने अपना सर खुजाते हुए पिंकी से पूछा, तुम होश में तो हो ना पिंकी? तुम जानती भी हो रोहित मारवा कौन है? देखो, मैं तुम्हारी तरह बच्चा भी नहीं हूँ और बुद्धू भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि रोहित मारवा का सिर्फ एक ही बेटा है, उनकी कोई बेटी नहीं है। फिर रिया के डैडी रोहित मारवा कैसे हो सकते हैं? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए पिंकी ने कहा, क्योंकि रिया जब चाहे तब बॉय बन सकती है और जब चाहे तब गर्ल बन सकती है। पिंकी की इस बात पर अर्जुन और उसके साथी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। बड़ी मुश्किल से अपने हंसी कंट्रोल करते हुए अर्जुन ने रिया को देखते हुए कहा, यह क्या जादू चला रखा है तुमने अपने क्लास के बच्चों पर? चलो मान लेता हूँ कि तुम बॉय भी बन सकते हो और गर्ल भी बन सकती हो, मगर फिर भी मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि रोहित मारवा तुम्हारे डैडी है। और अगर यह बात सच है तो अभी के अभी उन्हें फोन लगाओ। पीछे खड़ा एसपी प्रिया और पिंकी के क्लासरूम में कुछ ही देर पहले आया था। यश ने भीड़ लगाकर खड़े बच्चों के बीच से रास्ता निकालकर आगे आते हुए कहा, अर्जुन, पिंकी ठीक कह रही है, सचमुच रिया के डैडी रोहित मारवा है। रिया, तुम अभी अपने पापा को फोन लगाओ। आर्यन किसी भी तरह से अपने पापा की आइडेंटिटी जाहिर नहीं होने देना चाहता था, मगर उसके ना चाहते हुए भी पिंकी ने सबके सामने यह कह दिया था कि रोहित मारवा ही रिया के पापा है। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। तभी पिंकी ने अपने बैग से अपना फोन निकालकर आर्यन को देते हुए कहा, लो नंबर डायल करो। आर्यन ने पिंकी का फोन अपने हाथों में पकड़कर नंबर डायल किया। आर्यन के नंबर डायल करते ही अर्जुन ने फोन अपने हाथ में लेकर अपने कानों पर लगा दिया। क्लासरूम में अचानक सारे बच्चे शांत हो गए। सब लोग अर्जुन की तरह देखने लगे। कुछ देर बाद डायल किए गए नंबर पर रिंग बजना शुरू हुआ। कुछ रिंग बजने के बाद फोन कट गया। अर्जुन ने पिंकी का फोन बेंच पर पटकते हुए कहा, यह लड़की हमें बेवकूफ बना रही है। पिंकी, तुम सचमुच बहुत बुद्धि हो। इससे तुमसे कह दिया कि रोहित मारवा उसके पापा है और तुम मान गई। ऐसे बच्चे बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर अपने फ्रेंड्स पर इम्प्रेशन बनाकर अच्छी तरह जानते हैं। सच तो यह है कि रिया के कोई पापा नहीं है। मैंने पता किया है, मुझे तो लगता है कि रिया की मम्मी को यह सुपरमार्केट से किसी सेल में मिली है। अर्जुन की बात सुनकर अर्जुन के दोस्त रिया पर जोर जोर से हंसने लगे। अपने मोम के बारे में जब ऐसी बात आर्यन ने सुनी तो अचानक ही आर्यन की आंखों में गुस्सा सा गया। आर्यन ने अर्जुन से कहा, मेरे पापा अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाते।
यह बात सुनते ही नन्ही सी पिंकी ने कहा, हाँ मेरे पापा भी अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाते। दरअसल अर्जुन भी यह बात अच्छी तरह से जानता था। यह बड़े बड़े लोग अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाते। उसके पापा भी कभी अननोन नंबर से आया हुआ कॉल रिसीव नहीं करते थे। अर्जुन ने अपनी एक टांग आर्यन की बेंच पर रख दी और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अननोन नंबर से उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो एक काम करो, तुम अपने फोन से अपने पापा को कॉल लगाओ। आर्यन को सोचते हुए देखकर अर्जुन ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? रोहित मारवा तुम्हारे पापा नहीं है? आर्यन ने अपनी बैग से एक ब्लैक पेपर निकाला और उस पर एक टेलीफोन नंबर लिख दिया। फिर अर्जुन के हाथों में वो कागज देकर कहा, एक काम करो, तुम अपने घर जाकर अपने पापा के मोबाइल से इस नंबर पर कॉल लगा कर देखना। अगर तुम्हारे पापा बड़े आदमी है तो उनके पास जरूर मेरे पापा का प्राइवेट नंबर होगा, तुम्हें पता चल जाएगा यह नंबर किसका है। अर्जुन कुछ देर कागज पर लिखे नंबर को देखता रहा, फिर आर्यन को देखकर कहा, ठीक है, मैं घर जाकर क्रॉस चेक करूंगा, मगर कल हम जरूर मिलेंगे। डर के मारे स्कूल आना मत छोड़ देना तुम। अर्जुन और उसके दोस्त हंसते हुए क्लासरूम से बाहर निकल गए। अर्जुन के आते ही नन्ही सी पिंकी अपने दोनों हाथ बेंच पर रखकर बैठ गई। पिंकी ने आर्यन की ओर देखकर नम आंखों से कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी रिया, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने नहीं कहा होता कि तुम्हारे पापा रोहित मारवा है तो यह सब कुछ नहीं होता। दरअसल पिंकी की बात सही थी। आर्यन कभी स्कूल के बच्चों को यह नहीं बताना चाहता था कि रोहित मारवा ही रिया के पापा है, क्योंकि अब तक रोहित और अनिका के बीच इस बात का खुलासा नहीं हुआ था। मगर आर्यन जानता था कि पिंकी ने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह उसे इस तरह सबके सामने जलील होते नहीं देख सकती थी। आर्यन ने देखा कि दुबली पतली सी पिंकी के छोटे से होठ कांप रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। तब आर्यन ने पिंकी से कहा, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू बी सॉरी फॉर दिस। तभी श्रेया क्लास के अंदर आई, दाखिल हुई और आर्यन से कहने लगी, कम ऑन रिया, टाइम फॉर क्लास, चलो उठो, तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है। डांस क्लास का नाम सुनते ही आर्यन के सर में दर्द होने लगा। अपने दोनों हाथ से अपने सर को एक बार जोर से दबाकर आर्यन खड़ा होकर डांस स्टूडियो की ओर जाने लगा। पिंकी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को जाते हुए देख रही थी। कहीं ना कहीं पिंकी डांस में पार्टिसिपेट करना मिस कर रही थी। जब श्रेया ने पिंकी की ओर देखा तो श्रेया की नजर कुछ वक्त के लिए पिंकी पर अटक गई। पिंकी को देखते ही श्रेया का दिल जैसे पिघलने लगा था। यह कनेक्शन श्रेया को खुद समझ नहीं आ रहा था। पिंकी आकाश और नताशा की बेटी थी। उस लिहाज से श्रेया पिंकी की मासी हुई। कुछ देर पिंकी को देखने के बाद श्रेया ने रियलाइज हुआ कि डांस स्टूडियो में बच्चे उसका वेट कर रहे थे। वह आर्यन को लेकर वहां चले गई। उदास पिंकी के ठीक बगल में आकर यश ने पिंकी से पूछा, श्रेया टीचर तुम्हें देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, लेकिन एक बात कहूँ, अपनी रिया सचमुच बहुत टैलेंटेड है। मैथ ओलंपियाड्स एग्जाम की तैयारी कर रही है, डांस में भी कितनी अच्छी है, हर चीज में नंबर 1 है। पिंकी, क्या तुम्हें भी डांस सीखना है? अपनी आंखें छोटी करते हुए नन्ही सी पिंकी ने अपना सर झुकाकर हमें अपनी गर्दन हिला दी। उसके बड़े भाई यश ने पिंकी के कंधे पर हाथ रख कर कहा, अरे तो फिर सीखो ना, देखो श्रेया टीचर बहुत अच्छा डांस सिखाती है, तुम चाचा से कहकर श्रेया टीचर से डांस सीख सकते हो। यश के मुंह से यह बात सुनते ही पिंकी अपना सर बेंच पर रखकर सो गई। कुछ ही देर में स्कूल की छुट्टी हो गई। अर्जुन शेखावत दौड़कर उसे पिक करने आई अपने पापा रघुवीर शेखावत के साथ कार में बैठ गया। कार में बैठते ही अर्जुन ने वह कागज का टुकड़ा अपने पापा के हाथ में देकर कहा, जरा चेक करो, क्या यह नंबर रोहित मारवा का है? जब फोन नंबर रघुवीर शेखावत ने अपने मोबाइल फोन में डायल किया तो वह स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर हैरान रह गया।